बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। मंगलवार को इसी चुनावी गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय की धरती से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने तेवरों और तंज भरे अंदाज में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर वार किए। उन्होंने खास तौर पर लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा है कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में प्रधानमंत्री की सीट भी भरी हुई है। दोनों को साफ साफ कह देना चाहता हूँ, अब बेटों का नंबर नहीं आने वाला। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने बेगूसराय को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती बताते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा है कि दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। शाह ने यह भी कहा है कि बिहार हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला रहा है। आज फिर उसी बिहार को यह ठानना है कि वह जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। तो वही शाह ने यह भी कहा है कि लालू राबड़ी का शासनकाल बिहार के लिए अंधकार युग था। कभी औद्योगिक पहचान रखने वाला बेगूसराय लालू राबड़ी राज्य में अपराध और अपहरण की राजधानी बन गया था। 15 सालों तक खून और हिंसा ने इस धरती को लाल कर दिया, लेकिन एनडीए सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी। सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स के जरिए बिहार को नए युग में पहुंचाया। तो वही दर्शकों, सभा में अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाला आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और लालू यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के रक्षक बन गए हैं। शाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी बिहार से हर एक घुसपैठियों को पहचान कर बाहर निकालेगी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा है कि मोदी जी ने देश भर में छापेमारी कर इस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया, मगर लालू यादव जैसे नेता अब उन्हीं लोगों को जेल से छुड़ाने के सपने दिखा रहे हैं। जनता को तय करना होगा कि वो राष्ट्रहित के साथ है या राष्ट्र विरोधियों के साथ। इसके साथ ही अमित शाह ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, लालू राबड़ी राज में चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, होटल घोटाला, ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें घोटाला न हुआ हो। वही कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच करीब 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए, लेकिन मोदी जी के 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के शासन में। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एनडीए ने बिहार को न केवल बुनियादी ढांचे के मामले में बदला, बल्कि सुशासन की संस्कृति भी स्थापित की। आज बिहार की सड़कों पर रोशनी है, उद्योगों में उम्मीद है और युवाओं में विश्वास है। यह बदलाव मोदी नीतीश की जोड़ी ने लाया है। शाह ने अपने भाषण में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, सदियों पहले बाबर ने राम लल्ला के मंदिर को तोड़ा था और कांग्रेस ने 70 साल तक उसके पुनर्निर्माण में अड़चनें डाली, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से संभव हुआ। इसके साथ ही अमित शाह ने भीड़ से अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त है बिहार को फिर एक बार एनडीए की झोली में डालने का। बिहार का भला नक्सलवाद और भ्रष्टाचार फैलाने वालों से नहीं है। बिहार का भला सिर्फ मोदी जी और नीतीश बाबू की जोड़ी कर सकती है। अपने संबोधन के आखिर में अमित शाह ने जयघोष के अंदाज में कहा, एक तरफ है जंगल राज और भ्रष्टाचार की जोड़ी, दूसरी तरफ है विकास और सुशासन का प्रतीक एनडीए। बिहार की जनता को तय करना है कि उसे अंधकार चाहिए या उजाला। इसके साथ ही सभा में मौजूद भारी भीड़ ने मोदी शाह जिंदाबाद और फिर एक बार एनडीए सरकार के नारों से पूरा मैदान गुंजा दिया। शाह ने कहा है कि बिहार की जनता ने हमेशा सही समय पर सही फैसला किया है और इस बार भी बिहार जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। ऐसे में दर्शकों, यह चुनावी जनसभा न सिर्फ अमित शाह की रणनीतिक आक्रामकता का उदाहरण रही, बल्कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के तेवर और टोन भी साफ कर गई। सीधा हमला, स्पष्ट संदेश और एक ही लक्ष्य, बिहार में फिर एनडीए सरकार। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा आसमान छूने लगा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की धमाकेदार शुरुआत की और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले हैं।
राहुल का लहजा आक्रामक था, उनके शब्दों में चुभन थी और संदेश साफ था, अब की बार जनता की सरकार चाहिए, दिखावे की नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की भीड़ के सामने राहुल गांधी ने जब माइक संभाला तो पूरे मैदान में भारत जोड़ो और बदलाव चाहिए के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी ने शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करते हुए की। उन्होंने कहा, अगर आप मोदी जी से कहे कि वोट के बदले नाचिए तो वो मंच पर नाचेंगे भी। उन्हें देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस आपका वोट चाहिए। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली की यमुना नदी में छठ मनाते श्रद्धालुओं की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, जहां हमारे लोग प्रदूषित पानी में पूजा कर रहे हैं, वही मोदी जी अपने निजी स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। उन्हें छठ या बिहार की परंपराओं से कोई मतलब नहीं, बस वोट की राजनीति करनी है। ऐसे में दर्शकों, अब राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी खेमे में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भाषा किसी स्थानीय गुंडे जैसी है। बीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल ने न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान किया, बल्कि देश के उन करोड़ों मतदाताओं को भी नीचा दिखाया जिन्होंने मोदी पर भरोसा जताया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसे है। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी का हमला सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने मन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल बोले, नीतीश जी ने 20 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बीजेपी अब उनकी छवि का इस्तेमाल कर रही है, असली रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है और नीतीश जी सिर्फ चेहरा है। राहुल ने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब सामाजिक न्याय के नाम पर दिखावा बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि किसके हाथ में असली सत्ता की डोर है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राहुल ने रैली में एक बार फिर अपना पुराना आरोप दोहराया, बीजेपी वोट चोरी करती है। उन्होंने कहा है कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए गए, वैसे ही अब बिहार में भी कोशिश की जा रही है। राहुल ने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से करीब 66 लाख नाम हटा दिए गए हैं ताकि विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने जनता से अपील की कि इनकी चालों में मत फंसिए, बिहार की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसे में दर्शकों, राहुल ने आर्थिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। राहुल ने भीड़ से सवाल किया कि अपने मोबाइल के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना। हम कहते हैं अब वक्त है मेड इन बिहार का। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना न पड़े। राहुल ने कहा है कि अगर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो बिहार के हाथों में ताकत और जेब में पैसा दोनों आएंगे। इसके साथ ही राहुल ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की भी बात की। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की पहल की गई थी। उनका सपना है कि बिहार को फिर से शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाए जैसे वह सदियों पहले था। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार से ही नए वैज्ञानिक, शिक्षक और उद्यमी निकले जो दुनिया को दिशा दे। तो दर्शकों, राहुल गांधी की मुजफ्फरपुर रैली ने बिहार की राजनीति में नई गर्मी ला दी है। बीजेपी उनके बयानों को बेतुका बता रही है, जबकि महागठबंधन इसे जनता की सच्ची आवाज कह रहा है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी का यह जोशीला तेवर बिहार की जनता को प्रभावित करेगा या बीजेपी के पलटवार के सामने कांग्रेस की सियासी चाल फीकी पड़ जाएगी। एक बात तो तय है, बिहार की जमीन पर अब चुनाव नहीं बल्कि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। हर नेता मैदान में है, हर बयान सुर्खियों में है और जनता अब बस अपने फैसलों का इंतजार कर रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे तीखा हमला उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बोला, जिनके हालिया बयानों को उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार बताया। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के उस विवादित बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने छठ महापर्व और यमुना नदी को लेकर टिप्पणी की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह छठ जैसे पवित्र पर्व पर तंज कसा है वह न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से कितना दूर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए लिखा है, राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने छठ पर्व का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया है वह करोड़ों लोगों के लिए अपमानजनक है। यही वही सोच है जो वर्षों से हमारी परंपराओं और त्योहारों को नीचा दिखाने की कोशिश करती आई है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय संस्कृति में हर पर्व का एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश होता है। छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक आस्था, स्वच्छता और अनुशासन का पर्व है, जिसे पूरे पूर्वांचल और बिहार की आत्मा कहा जाता है। दर्शकों, जानकारी दे कि मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दिल्ली में आयोजित छठ पर्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस बार दिल्ली के यमुना घाटों पर भक्ति, स्वच्छता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने बताया कि हजारों श्रद्धालु बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश से आकर यमुना किनारे व्रत पूजन में शामिल हुए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पहले श्रद्धालु झाग और गंदगी में पूजा करने को मजबूर थे, लेकिन इस बार घाटों पर स्वच्छता और सौंदर्य दोनों का संगम था। यही हमारी बीजेपी की कार्य संस्कृति है, जहां आस्था राजनीति से ऊपर होती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को भी अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहना राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस के पास न कोई स्पष्ट नीति है, न जनता के सामने कोई ठोस एजेंडा, इसलिए वे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि देश की जनता अब भावनात्मक और नकारात्मक राजनीति के दौर से आगे बढ़ चुकी है। आज देश विकास, आस्था और स्वाभिमान की राजनीति को प्राथमिकता देता है, न कि आरोप प्रत्यारोप की नकारात्मक संस्कृति को। दर्शकों, रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी से छठ पर्व पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह लोक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस पर्व का उपवास करना उन करोड़ों महिलाओं और परिवारों का अपमान है जो छठी मैया की पूजा में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल बिहार या पूर्वांचल के लोगों की बात नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और उसकी मूल आत्मा से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता इस बार कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जवाब देगी। लोग अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस का मकसद केवल सत्ता पाना है, सेवा नहीं। जनता देख रही है कि कौन उनके त्योहारों, उनकी आस्था और उनकी संस्कृति का सम्मान करता है और कौन उनका मजाक उड़ाता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अंत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपील करते हुए कहा कि छठ पर्व हमें त्याग, अनुशासन और आस्था की शिक्षा देता है। आइए इसे राजनीति से ऊपर उठकर मनाइए, यही सच्ची श्रद्धा और भारतीयता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर तीखे शब्दों की बौछार देखने को मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता आदित्य पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, दरअसल मामला आदित्य ठाकरे द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर किए गए प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है। ठाकरे ने दावा किया था कि मतदाता सूची में नाम, पते और तस्वीरों में भी विसंगतियां है, जिसे उन्होंने धोखाधड़ी करार दिया है। ऐसे में दर्शकों, बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम फडणवीस ने कहा है कि मैं आदित्य को काफी समय से जानता हूँ, उनसे ऐसी पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने पहले जो किया था वैसी ही प्रस्तुति आदित्य ने कल दोहराई है। उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि विपक्ष यह सब जानबूझकर कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि जनता अब उनके साथ नहीं है। वे जानते हैं कि चुनाव में हार तय है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो वही दर्शकों, आपको जानकारी दे कि आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में ये कहा था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी किसी तकनीकी त्रुटि का परिणाम नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है, ऐसा उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है। यह गलती नहीं है, यह धोखाधड़ी है। असली लड़ाई तब शुरू होगी जब हमें मतदाता सूची का ड्राफ्ट मिलेगा। तो वही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी चुनाव से पहले हर वार्ड में मतदाता सूची की गहन जांच करने का आह्वान किया। ठाकरे का कहना है कि अगर समय रहते इन विसंगतियों को ठीक नहीं किया गया तो मुंबई के चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। दर्शकों, बता दें कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक कराए जाने हैं। बीएमसी सहित कई नगर निगमों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है। इन चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही उबाल है। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस जहां एकजुट होकर मतदान में उतरने की तैयारी में है, वही महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट पूरे दमखम से सत्ता बनाए रखने की रणनीति में जुटा है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है ताकि विपक्षी वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के किसानों के लिए सरकार की राहत योजनाओं पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए घोषित 31,628 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की समीक्षा की गई है। फडणवीस ने कहा है कि अब तक 8,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर 40 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करने की मंजूरी दी गई है, जो आने वाले 2 हफ्तों के भीतर किसानों तक पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले महीनों में तेजी से हलचल बढ़ने की उम्मीद है। बीएमसी चुनाव हमेशा से राज्य की सियासत की दिशा तय करते आए हैं। ऐसे में मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। जहां उद्धव ठाकरे गुट इसे जनतंत्र पर हमला बता रहा है, वही बीजेपी इस आरोपों को राजनीतिक नौटंकी करार दे चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा कैसा आकार लेता है और क्या पप्पू वाली यह जुबानी जंग चुनावी नतीजों तक असर डाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव की आहट के साथ ही उद्धव बालासाहेब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने ऐसा फैसला लिया है जो पार्टी के भीतर हलचल मचा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब संगठन में जनरेशन शिफ्ट यानी पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने इस बार के BMC चुनाव में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले पार्षदों का टिकट काटने की तैयारी कर ली है। इसके बजाय पार्टी युवाओं और नए चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस फैसले से शिवसेना में नई ऊर्जा और नया जोश भरना चाहते हैं ताकि मुंबई में पार्टी का आधार और मजबूत हो सके। दर्शकों, आपको बता दें कि अगर यह निर्णय आधिकारिक तौर पर लागू हो गया तो कई पुराने पार्षदों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो पिछले 2 या 3 कार्यकाल से लगातार BMC में पार्षद के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन नेताओं में से ज्यादातर की उम्र 60 साल से ऊपर है। सूत्र बताते हैं कि उद्धव की नई नीति से इन नेताओं में असंतोष की लहर उठ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी ने वरिष्ठ पार्षदों को टिकट से वंचित किया तो उनमें से कुछ नेता विद्रोह का रास्ता भी चुन सकते हैं। कुछ के दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दर्शकों, पार्टी सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बार के BMC चुनाव में लगभग 70% सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी शिवसेना के चुनावी मैदान में इस बार युवा और नई सोच वाली टीम नजर आ सकती है। पार्टी का मानना है कि युवा कार्यकर्ता न केवल जमीनी स्तर पर जनता से बेहतर जुड़ाव रखते हैं बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार में भी ज्यादा सक्रिय है।
इसके साथ ही यह फैसला पार्टी के रीब्रांडिंग कैंपेन का भी हिस्सा माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि शिवसेना को केवल पुराने नाम और चेहरों की पार्टी नहीं बल्कि नई पीढ़ी के राजनीतिक नेतृत्व वाली ताकत के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि नए चेहरों को तरजीह देने के बावजूद पार्टी अनुभवी नेताओं की राय को भी महत्व देगी। सूत्र बताते हैं कि उम्मीदवारों के चयन में अनुभव और योगदान दोनों को तवज्जो दी जाएगी। यानी जो पुराने पार्षद पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं या जिनका जनाधार मजबूत है, उन्हें सलाहकार या प्रचार समिति में अहम भूमिका दी जा सकती है। पार्टी का मानना है कि इस संतुलित नीति से न तो युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह कम होगा और न ही पुराने नेताओं में उपेक्षा की भावना पनपेगी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह फैसला ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार उद्धव और राज ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की कई दौर की संयुक्त बैठकें हो चुकी है, जिनमें सीट शेयरिंग और क्षेत्रीय मजबूती पर मंथन हुआ है। हालांकि दोनों दलों की ओर से अब तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ठाकरे बंधु मिलकर बीजेपी और शिंदे गुट को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, गौरतलब है कि 2017 के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत दर्ज कर बीएमसी पर अपना कब्जा बरकरार रखा था, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। पार्टी का बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, जिससे उद्धव की टीम कमजोर पड़ी। अब उद्धव ठाकरे उसी बीएमसी किले को फिर से फतह करने की तैयारी में हैं, जहां से शिवसेना की ताकत की शुरुआत हुई थी। ऐसे में दर्शकों, इस बार मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी मुंबई में इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। वही उद्धव गुट का मकसद साफ है, बीएमसी में दोबारा भगवा लहराना, लेकिन इस बार नए चेहरों की ताकतों के सहारे। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निकाय का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की सियासी किस्मत का भी इम्तिहान होगा। नई रणनीति से पार्टी में जोश तो बढ़ सकता है, लेकिन असंतोष भी भड़क सकता है। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो यह चुनावी मैदान में पार्टी की एकता पर असर डाल सकता है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की निगाहें मुंबई के हर वार्ड और हर गली पर है, जहां शिवसेना का जनाधार मजबूत था और अब नए जोश के साथ उसे फिर से संजीवनी देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि उद्धव की युवा शिवसेना रणनीति पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है या अंदरूनी असंतोष की आग में कुछ चेहरों को सुलझा देती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी बनाम विपक्ष का खेल शुरू हो चुका है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की मशीनरी पूरी ताकत से सक्रिय कर दी है। पार्टी ने इन चुनावों को न केवल निगम में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर माना है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक एकजुटता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी ने वार्डवार रणनीति तैयार करते हुए हर क्षेत्र के लिए एक प्रभारी मंत्री और एक चुनाव संयोजक नियुक्त किया है। इसके साथ ही संबंधित जिलाध्यक्षों को भी सक्रिय मोर्चे पर उतार दिया गया। बता दें कि हाल ही में पार्टी की एक अहम बैठक में इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही दर्शकों, पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने इन 12 वार्डों में संगठन की पूरी ताकत झोंकने का निर्णय लिया। प्रत्येक वार्ड के लिए प्रभारी मंत्री के साथ स्थानीय संयोजक को भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर जनसंपर्क तक की हर गतिविधि पर बारीकी से निगरानी रखी जा सके। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि बीजेपी जनता के बीच केंद्र और निगम की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश देना है कि बीजेपी ही विकास और पारदर्शिता की गारंटी है। तो वही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के निर्देश पर सभी संबंधित जिलाध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में बैठकें आयोजित की, जिनमें प्रभारी मंत्री और संयोजकों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठकों में तय हुआ कि आने वाले दिनों में वार्ड स्तर
स्तर पर नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क अभियान और घर घर संपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे। संगठन की रणनीति इस बार मजबूत बूथ सुनिश्चित जीत के सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जा रही है, जो मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करेगी। बीजेपी ने हर वार्ड के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक सूची भी तैयार की, जिसमें संबंधित जिला, विधानसभा क्षेत्र, मंडल संयोजक, प्रभारी और जिला अध्यक्ष का नाम शामिल है। पार्टी का मानना है कि इन नियुक्तियों से जिम्मेदारियों की स्पष्टता आएगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि संगठन अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी रहेगा, ताकि चुनावी तैयारियों की निगरानी की जा सके। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी का स्पष्ट लक्ष्य ये है कि 12 में से अधिकतम वार्डों पर कब्जा किया जाए। इसके लिए पार्टी आने वाले हफ्तों में बड़े नेताओं को भी प्रचार अभियान में झोंकने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सांसदों, विधायकों और निगम पार्षदों को भी संबंधित वार्डों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वही दर्शकों, पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये भी बताते हैं कि इन उपचुनाव को संगठन मिनी टेस्ट रन के रूप में देख रहा है। आने वाले निगम और विधानसभा चुनाव से पहले यह अवसर बीजेपी को अपनी ताकत परखने और विपक्ष की रणनीति को समझने का मौका देगी। ऐसे में बीजेपी का प्रचार अभियान इस बार विकास, सफाई और नागरिक सेवाओं के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ मिशन और शहरी विकास कार्यक्रम को जनता के बीच विस्तार से समझाया जाएगा। तो वही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी शासन के कामकाज को देख चुकी है और भरोसा भी जता रही है। इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को समझाए और विपक्ष के भ्रमजाल को तोड़े। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में सभी प्रभारी मंत्रियों और संयोजकों की स्थानीय स्तर पर नियमित बैठकें होगी। इन बैठकों में जमीनी फीडबैक लिया जाएगा और वार्डवार रिपोर्ट पार्टी नेतृत्वों को सौंपी जाएगी। संगठनात्मक रूप से दिल्ली बीजेपी ने इन उपचुनाव को एक टीम टेस्ट के रूप में लिया है, यानी हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता की सक्रियता का मूल्यांकन भी इसी के जरिए किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, 30 नवंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों की शुरुआत जोरदार अंदाज में कर दी है। प्रभारी मंत्री से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ता हर स्तर पर संगठन सक्रिय है। पार्टी का नारा साफ है, हर वार्ड बीजेपी के साथ, और लक्ष्य है कि इन उपचुनाव के नतीजों से दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का दबदबा और मजबूत हो। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, बिहार में इन दिनों राजनीति घमासान काफी उफान पर है। सत्ता पक्ष बीजेपी और जेडीयू के सामने आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे नई चुनावी मुश्किलें सामने खड़े कर दी है, जिससे बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। बता दें कि बिहार के चुनावी माहौल के बीच इन दिनों बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी का छठ पूजा को ड्रामा बताना न केवल असंवेदनशील बयान है, बल्कि करोड़ों छठ भक्तों की आस्था का अपमान भी है। तो वही दर्शकों, मनोज तिवारी ने ये भी बताया है कि जो व्यक्ति छठ महापर्व को ड्रामा बताता है, वो न केवल सूर्य उपासना की परंपरा का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि उन लाखों व्रतियों और श्रद्धालुओं का भी अपमान कर रहा है जो निस्वार्थ भाव से इस पर्व में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान से बिहार और उत्तर भारत की जनता आहत है और आगामी चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। तो वही इसके साथ ही दर्शकों, बीजेपी सांसद ने ये भी कहा है कि छठ के व्रत में जब महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और परिवार, समाज और देश की समृद्धि के लिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देती है, तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा होता है। कुछ लोग घाट साफ करते हैं, कुछ लोग जल की व्यवस्था करते हैं और लाखों लोग श्रद्धा से सूर्य को प्रणाम करते हैं। इसे ड्रामा कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी को अगर छठ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो न रखे, लेकिन इसे दिखावा या नाटक बताकर वो उन करोड़ों परिवारों को गाली दे रहे हैं जो हर साल इस पर्व में आस्था से भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छठ पर्व पर श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया तो राहुल गांधी को उसमें भी राजनीति दिखी। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उन्हें भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति से चिढ़ है। तिवारी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और उनका गठबंधन अब बिहार में विकास और आस्था दोनों के विरोध में खड़ा है,
जो छठ जैसे महापर्व की भावना को नहीं समझता वो बिहार की जनता की नब्ज क्या समझेगा। बिहार के लोग धर्म, आस्था और संस्कृति को सबसे ऊपर रखते हैं। इस बार जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। तो वही मनोज तिवारी ने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी और एनडीए के लिए छठ कोई राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि लोक आस्था का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री खुद भारतीय संस्कृति के हर पर्व का सम्मान करते हैं। छठ का सम्मान करना किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे भारत की आस्था का सम्मान है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दर्शकों, मनोज तिवारी ने अपने संबोधन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया। बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की सरकार की योजना को लेकर चुनाव आयोग की नैतिकता पर सवाल उठाया था। इस पर तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को तथ्य पता नहीं है। यह योजना आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ऐसा भी तिवारी ने कहा। उन्होंने आगे ये जोड़ा कि जब हमारे विरोधियों को मौका मिला था तब वे विकास की जगह भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आज जब महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक आज़ादी दी जा रही है, तो इन्हें दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार में जो काम किए हैं वो अपने आप में मिसाल है। महिलाओं को सहायता दी जा रही है, पुल बन रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिखती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए आगे बताया कि जो लोग पहले बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात नहीं करते थे, आज वही नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तब बेटियां डर में थी, सड़कों पर अंधेरा था और खजाने खाली। अब जब मोदी जी की सरकार महिलाओं को सम्मान दे रही है तो इन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में दर्शकों, मनोज तिवारी का यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और आस्था बनाम अपमान की लड़ाई के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। तिवारी ने आगे कहा है कि बिहार की जनता भावनाओं को समझती है। जो लोग छठ जैसे पवित्र पर्व को ड्रामा बताते हैं, उन्हें इस बार जनता लोकतंत्र के घाट पर जवाब देगी। ऐसे में अंततः उन्होंने कहा है कि हम छठ माँ के भक्त हैं। आस्था हमारे लिए राजनीति नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृति और श्रद्धा का अपमान करेगा तो उसे जवाब भी जनता ही देगी, लोकतंत्र के रास्ते से, वोट के जरिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की चुनावी फिजा में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बिहार की जनता अब झूठ की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अब राज्य में ईमानदारी की राजनीति का नया अध्याय शुरू करेगी। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार ने बीते 2 दशकों में बिहार के साथ छल किया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल तक इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ वादे किए, विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता इन झूठी पार्टियों के झूठ को पहचान ले। उन्होंने ये भी कहा है कि छठ पर्व जैसे पवित्र त्योहार पर भी बीजेपी ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। संजय सिंह बोले, दिल्ली में यमुना किनारे नकली घाट बनाकर बीजेपी ने बिहार और यूपी के लोगों की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया। छठी मैया खुद इनका झूठ उजागर कर रही है। जो लोग श्रद्धा को भी राजनीति का मंच बना देते हैं, वो जनता के हित में क्या करेंगे। तो वही दर्शकों, बीजेपी पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी नेता बिहार के लोगों को पलायन करने वाला बताते हैं, लेकिन पिछले 20 साल से राज्य की सत्ता में उनके ही साथी है। अगर आज भी बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उद्योग नहीं लगे, तो फिर जिम्मेदार कौन है। बीजेपी और जेडीयू को अब जनता से जवाब मिलना तय है। इसके साथ ही युवाओं की नाराजगी पर भी संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब युवा नौकरी मांगते हैं तो कहा जाता है कि रील बनाओ। बिहार का नौजवान रील बनाएगा और जय शाह क्रिकेट से करोड़ों कमाएंगे। ये कैसा न्याय है? ये युवाओं के सपनों का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। वे बोले, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं पहचानते,
मंच पर अपनी ही पार्टी की महिला आयोजक के सिर पर गमला रख देते हैं, वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बिहार को अब ऐसे थके हुए नेतृत्व की नहीं, एक नई सोच की जरूरत है। संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 सालों में जो मॉडल पेश किया है वही अब बिहार में दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में बिजली पानी फ्री नहीं किया बल्कि जनता का अधिकार लौटाया। स्कूलों और अस्पतालों में सुधार कर दिखाया कि राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का साधन नहीं। दिल्ली में यूपी बिहार से आए लाखों लोग हमारी नीतियों से लाभान्वित हुए हैं। अब हम वही ईमानदारी बिहार तक लाएंगे। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी झूठे वादों के लिए नहीं, जनता के मुद्दों की सच्ची लड़ाई के लिए आई है। हम न जाति की राजनीति करेंगे, न धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। हमारी लड़ाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ऐसा भी संजय सिंह ने कहा है। तो वही गुजरात और पंजाब का उदाहरण देते हुए संजय सिंह बोले, जहां जहां आम आदमी पार्टी पहुंची है वहां जनता ने ईमानदारी को चुना है। गुजरात में हमारे विधायक जनता की आवाज बन चुके हैं, पंजाब में हमने पूरी सरकार बना ली, बिहार की जनता भी अब बदलाव के लिए तैयार है। हम झूठ नहीं बेचते, काम दिखाते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए संजय सिंह ने यह भी बताया, भाजपा अब नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है। उनका बुलडोजर अब गरीबों के घर नहीं, मंदिरों पर चल रहा है। काशी, अयोध्या, मिर्जापुर में देख लीजिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने खुद धर्मस्थलों की शांति को खतरे में डाल दिया है। बीजेपी अब न जनता की है न जनतंत्र की। ऐसे में दर्शकों, संजय सिंह ने अंत में ये भी बताया है कि बिहार की जनता अब पूरी तरह बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा, लोग अब वादे नहीं नतीजे चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उसी ईमानदार राजनीति की आवाज है जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की बात रखेगी। बिहार की मिट्टी ने हमेशा परिवर्तन को जन्म दिया है और अब वही परिवर्तन फिर से दस्तक दे रहा है। हम बिहार को झूठ, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति से मुक्त करेंगे। अब वक्त आ गया है कि सत्ता जनता के हाथ में लौटे। यही आम आदमी पार्टी का मिशन है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।